तो आज हमारा क्लास किस पर होगा बाबू? स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे तो इसको थोड़ा सा और परसाइज डिफिनेशन दिए होंगे और डिटेल वाला डिफिनेशन दिए होंगे, पर नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट आंसर के चक्कर में नहीं रहना है, बिहार बोर्ड है। तो सिंपल सा, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज स्फेरिकल, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पार्ट इज स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब अगर स्फेरिकल है तो उसमें दो टाइप के सरफेस होगा, एक टुवर्ड द सेंटर और एक सेंटर के बाहर। तो जो सेंटर के तरफ वाला सरफेस है उसे हम बोलते हैं बल्ज्ड इन। जैसे यहां पर हम एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा स्फेरिकल पार्ट। क्या हो गया बाबू? स्फेरिकल पार्ट। अगर इसको हम रिफ्लेक्टिंग बना दें तो इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब इसको अगर हम स्फेयर के रूप में दिखें तो इधर इसका क्या होगा बाबू? सेंटर, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बाबू इसमें दो सरफेस है, एक सेंटर के तरफ वाला इसे बोलते हैं बल्ज्ड इन, इसे क्या बोलते हैं? बल्ज्ड इन, और एक बाहर के तरफ जिसे हम बोलते हैं बल्ज आउट। तो अगर बल्ज्ड इन रिफ्लेक्टिंग है यानी अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? और अगर बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। यानी कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। कौन कौन बाबू? कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड क्या बाबू? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना? चलिए, कॉनकेव मिरर कौन होगा? तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर हो। किधर हो बाबू? या फिर बल्ज इन ना बाबू। और कॉन्वेक्स क्या होगा बाबू? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो बाबू? जल्दी बता दो तो। बाहर की तरफ हो, सेंटर के अपोजिट, है ना, आउटसाइड द सेंटर। इसे हम बोलेंगे बल्ज आउट। बल्ज का मतलब कर्व होता है, बल्ज का मतलब कर्व। तो कर्व इन, कर्व आउट, कोई दिक्कत? जैसे अगर हम फिगर बनाए तो अगर हमको इसको कॉनकेव बताना है तो बच्चा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होना चाहिए और पेंट बाहर किया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस सरफेस का हर एक पॉइंट जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, या फिर कहें द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर क्या है? पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको मिलाने वाला ये जो लाइन हम बनाए हैं इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? जल्दी बता दो। प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखोगे ना? चलिए, तो इसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, ये हो गया पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होना चाहिए? सेंटर के तरफ नहीं, कॉन्वेक्स में सेंटर के बाहर। यानी पेंट किधर करना है? सेंटर के तरफ, ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के क्या आ जाए? बाहर आ जाए। ये हमारा क्या हो गया बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? सेंटर का दूरी जो पोल से होता है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चा? जल्दी बता दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी ये पोल से सेंटर की दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना? चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि इससे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इससे हम क्या देखने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। पर रिफ्लेक्शन होने के लिए रे का इंसिडेंट होना क्या है? जरूरी है। तो पहले हम रे को इस पर क्या करवाते हैं? इंसिडेंट करवाते हैं। तो चलिए देखिए, तो बहुत तरीका से रे आ सकता था, पर हम चुने हैं कि जब रे क्या है? पैरेलल आए।
ठीक, यहां पर भी हम क्या करते हैं बाबू, रे को इंसिडेंट करवाते हैं। कैसे बाबू? किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं। क्यों ले रहे हैं इसके पीछे तुमको जस्ट आगे समझ में आएगा, पर अभी हम लोग ध्यान रखें रे कैसे भी आ सकता था। हम क्या किए कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाके इंसिडेंट किया। अब अगर इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्ट होगा। क्यों बाबू? मिरर है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। सवाल है कि रिफ्लेक्ट किधर होगा। तो बाबू इसके लिए हमारे पास दो लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला कहता है कि तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा लॉ कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए। पर इसके लिए नॉर्मल बनाना क्या है, जरूरी है। तो हमें सबसे पहला काम करना होगा, नॉर्मल बनाना होगा। पर सवाल है कैसे बनेगा। तो बाबू स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल बनाने का तरीका यह है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यहां पर भी बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब एक बार नॉर्मल बन गया तो हमें पता है कि जितना एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, उतना ही एंगल दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा, है ना। और ये लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर बाबू जितना एंगल नॉर्मल के इस साइड बना है उतना एंगल नॉर्मल के उस साइड बनेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है, जल्दी बताइए तो, कि ये एक ऐसा मिरर है जो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के करीब लाता है। जैसे इधर भी अगर लाइट जाता ना, लेकिन ये क्या करता है, दूर भेजता है। यानी कहने का मतलब ये उस टाइप का मिरर है जो लाइट को समेट लेगा, कन्वर्ज करेगा, जबकि ये उस टाइप का मिरर है जो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो हमारा यहां से एक पॉइंट बन गया, क्या बाबू, कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। कैसा मिरर होगा छोटू? जबकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। और ये चीज रखना नहीं, आप फिगर से आप कभी तुरंत क्या किए हो, देखे हो कि नहीं, कि ये लाइट को समेट रहा है जबकि ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है, दूर भेज रहा है ना बाबू। तो इसलिए ये कन्वर्जिंग हो गया, वो क्या हो गया, डाइवर्जिंग। अब यहां पर एक चीज देखो कि जब हम लाइट को पैरेलल लिए थे, जब लाइट को हम क्या लिए थे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास हो रहा था। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कहोगे सर इसमें तो पास नहीं हो रहा है। इसमें पास भले नहीं हो रहा है, पर जब आप इस रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे ना, तो ये इस पॉइंट से आता हुआ लगेगा। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अगर पूछ दिया कि व्हाट इज फोकस, तो अगर पूछ दिया व्हाट इज फोकस, तो ये डायग्राम याद रखना। डायग्राम में क्या है बाबू, कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through a point on the principal axis or seems to be, या तो पास होगा या करता हुआ लगेगा, ठीक। that point of principal axis is called, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा या ऐसा लगेगा करता हुआ, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, फोकस। और फोकस और पोल की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकस और पोल की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब यहां पर कुछ चीजें आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कॉनकेव का जो फोकस है वो रियल होता है, क्योंकि एक्चुअली में काट रहा है। तो कॉनकेव के पास क्या है बाबू, रियल फोकस है, जबकि कॉन्वेक्स के पास वर्चुअल फोकस है। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना, चलिए आप एग्री कर रहे हो ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये दो चीज तो पता चल गया ना। हम बात कर रहे हैं क्या, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हालांकि पढ़ाने को आपको पता है, आप लोग अगर मेरे पास पढ़े हो तो इतना तो पता है कि हम लोग कितना डिटेल में इन सब चीजों को क्या किए हैं, पढ़े हैं। पर अब हमारा वक्त है किसी का, रिवीजन का।
और इस कारण से हम उन चीजों को फोकस करेंगे जो क्या है बिहार बोर्ड के लिए जरूरी है। हमको खुद पढ़ाते समय लगते रहता है कि अरे ये भी बता देते, ये भी बता देते, पर जानते हो अपना मन को मारते हैं ना, बच्चा का समय बर्बाद नहीं करना है, उतने पढ़ाना है जो कि क्या है अब जरूरी है ना। तो बाबू ध्यान रखेगा ना, क्या क्या याद रखेगा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर होता है, और कॉन्वेक्स कौन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सेंटर आउट टू द सेंटर होता है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग इसमें बताएं कि कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पोल, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हर एक पॉइंट जिस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायमेंशन को, उसके क्या बाबू, कितना लंबा या कितना चौड़ा है, इसे हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर बड़ा होता है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा लाइट का होता है, और ज्यादा लाइट के रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है तो इमेज ब्राइट दिखता है। इसी कारण से क्या होता है कि आप जब अपने घर के छोटे से मिरर में देखते हो अपने चेहरा को, और उसके बजाय सैलून में जाके देखते हो, तो आपको लगता है कि अरे हम तो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक्चुअली में ये इस कारण से होता है क्योंकि आपके घर का जो छोटा सा मिरर है ना, उसका अपर्चर क्या है, कम है, इस कारण वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण कम लाइट के रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है और इमेज कैसा दिखता है, डल दिखता है। ठीक, जबकि वही सैलून वगैरह मॉल वगैरह में बड़े बड़े मिरर लगा रहता है। तो कहने का मतलब आप खूबसूरत हो पर बड़ा मिरर नहीं है ना, थोड़ा और ज्यादा बड़ा मिरर चाहिए तब ज्यादा बढ़िया दिखेगा। तो आगे बढ़े। अब बाबू क्या है, एक हो गया हमारा कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, और इसका फोकस क्या हो गया, रियल। वो डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है, और वर्चुअल। अब बाबू बात है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। फोकल लेंथ और, तो बाबू जो फोकल लेंथ होता है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ नहीं है, और हम प्रूफ करके बताए भी होंगे, पर बच्चा बात यह है ना कि पूछा नहीं जाता है, तो हम इस चीज को करने के बजाय कुछ और पढ़ लेंगे। अभी बस याद कर लेते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, बताइए इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 20 होगा, है ना। चलो अगर एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा? 20 होगा। इससे पहले वाला बैच में पूछे तो एक लड़का बोला 5 होगा, उसको लगा सब में हाफ करना है। अरे नहीं, ठीक, फोकल लेंथ निकालना है तो रेडियस का हाफ करोगे, तो रेडियस निकालना है तो फोकल लेंथ का डबल करेंगे, 20 सेंटीमीटर ना। बात समझ में आ रहा है ना, फोकल लेंथ तो रेडियस का हाफ, और अगर रेडियस निकालना है तो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है नहीं है ना। ये कुछ बेसिक बातें था दोनों मिरर को लेकर, हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब हम लोग को जानना है कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उस इमेज का नेचर कैसा होगा, कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, कब स्मॉल बनेगा, कब लार्ज बनेगा, कब पॉइंट साइज का बनेगा, और अगर बनेगा तो कहां पर बनेगा। तो इन सब चीज को जानेंगे। हालांकि ये सब चीज हम लोग रे डायग्राम से निकालते हैं, पर हम रे डायग्राम को छोड़ेंगे, लेकिन रे डायग्राम से आने वाले जो कंक्लूजन है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। हम एक बार देख के दिखा देते हैं। पहले इसको क्या कर लेते हैं, देखेंगे कि जो इमेज बनेगा स्फेरिकल मिरर से वो कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, और बड़ा होगा, छोटा होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, इन सभी चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक, तो हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, पर आप रे डायग्राम बना के क्या कर सकते हो, घर में चेक कर सकते हो। चलिए, तो पहला बात है कि हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी ने बाबू, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है बच्चा, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज का नेचर क्या होगा,
ये देखना है, तो ये हम लोग करते जाएंगे। पर हम किस मिरर की बात करें, पूरे स्फेरिकल मिरर की? दोनों में क्या सेम होता है? नहीं ना। तो पहले हम बात करेंगे कॉनकेव के लिए। कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव के लिए। ठीक, अब बाबू ध्यान दो। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहे मिरर से, जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रहे, बहुत दूर को मतलब इंफिनिटी। ठीक, तो हमारा पहला केस है कि जब पोजीशन कहां हो बाबू? एट इनफिनाइट। तो जब इनफिनाइट पर रहता है तो इमेज फोकस पर बनता है। तो पहला बात याद रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगा बाबू? एट फोकस। दूसरी बात कि जब फोकस पर बनेगा ना तो ये पॉइंट साइज का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? पॉइंट साइज। और बाबू रियल एंड इन्वर्टेड। आपको पता है रियल बनता है तो इन्वर्टेड, और अगर वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट। कोई दिक्कत? ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया? केस फर्स्ट। केस सेकंड, अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा करीब लाते हैं, पर अभी भी हम इसको सेंटर से बाहर रखते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी के बाहर, या फिर इसको बोल सकते हैं बिटवीन सी एंड इन्फिनाइट। बिटवीन सी एंड इन्फिनाइट। तो बताइए बाबू कहां पर बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी, फोकस से आगे बढ़ेगा और सी से पहले। जानते हो, ध्यान रखना कि जैसे जैसे बाबू सेकेंड केस है कि जब कहां रहेगा? बियॉन्ड सी। तो आपको बताते हैं कि जैसे जैसे ना ऑब्जेक्ट करीब आते जाएगा, इमेज दूर जाते जाएगा। तो अभी फोकस था तो फोकस से बाहर जाएगा, लेकिन सी के पहले तो बनेगा बाबू बिटवीन, एफ से बाहर जा रहा है, सी के अभी क्या है? पहले। ठीक, अभी पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा बनेगा, पर अभी भी ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, स्मॉलर। रियल इन्वर्टेड। ठीक, नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, थर्ड केस। जब कहां रहेगा बाबू? एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस केस में इमेज भी कहां बनेगा? एट सी पर बनेगा, और इस कारण ऑब्जेक्ट और इमेज कहेंगे कॉन्साइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कॉन्साइड कर जाएगा। सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आपको हम बता देते हैं, बाकी चीजें पूछे जाने की संभावना कम होता है, ये वाला पॉइंट को हमेशा क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक, क्या ध्यान रखोगे? पूछेगा ना कि कब ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करेगा, कब ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करेगा? तो बाबू जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां रहेगी बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर डिस्टेंस टू टाइम फोकस होना चाहिए ना बाबू। अगर 20 सेंटीमीटर है किसी का फोकल लेंथ और 40 पर रखे हैं, यानी हम सेंटर पर रखे, तो इमेज क्या करेगा? उसी कोसाइड करेगा, यानी वहीं पर बनेगा। ठीक, चलिए अगला है बाबू केस 4। जब हम और करीब लाएंगे तो सी और एफ के बीच में रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो क्या है ना कि जब सी के बाहर रखा था तो सी और एफ के बीच में बना था, जब सी और एफ के बीच में रखोगे तो सी के बाहर बनेगा, रिवर्सिबिलिटी। ठीक, तो कहां बनेगा बाबू? जल्दी बताओ। बियॉन्ड सी। क्या बनेगा बाबू इस बार? लार्जर बनेगा, या फिर बोल सकते थे मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक, अभी भी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट केस 5। अब हम कहां रखेंगे बाबू? और करीब आएंगे फोकस पर, तो एट फोकस। जैसे ही हम फोकस पर रखेंगे कैसा इमेज बनेगा बाबू? जल्दी बता दो तो। अब ये इमेज इनफिनाइट पर बनेगा। ठीक, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। और 6 नंबर, जब हम इसे एफ और पी के बीच रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी। ये केस में इमेज जो बन जाता है वो वर्चुअल बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? वर्चुअल बनता है। ठीक, वर्चुअल, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, बड़ा बनता है, और मिरर के पीछे बनता है।
बिहाइंड द मिरर। तो बाबू आपको ध्यान रखना है कि इन पूरे प्रॉपर्टीज में से ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में होता है कि कब जो कॉनकेव मिरर है या फिर ठीक मतलब मान सकते कॉनकेव मिरर उसके कारण वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, तो कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखेंगे। दूसरा कि किस केस में ये कॉन्साइड करेगा? क्या बाबू? जब सी पर रखेंगे। अगर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच की सबसे कमतर दूरी कब होगी? ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? सी पर, और वो कितना होगा? 0 होगा। ग्रेट, है ना? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब एक दूसरा मिरर भी है जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात करेंगे तो इसके लिए सिर्फ 2 केस होता है। केस 1, जब ऑब्जेक्ट कहां हो बाबू? इनफिनाइट पर, और जब ऐसा होता है तो इमेज फोकस पर बनता है एट फोकस पॉइंट साइज, पर इस बार रियल नहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक बाबू। दूसरा केस होता है कि जब फिनाइट डिस्टेंस पर हो। जब क्या हो बाबू? फिनाइट डिस्टेंस पर। इनफिनाइट मतलब बहुत ज्यादा दूर, फिनाइट डिस्टेंस पर उस इनफिनाइट को छोड़ के बाकी किसी भी दूरी पर बोलो तो क्या बोलते हैं उसको? फिनाइट बोलते हैं। तो कहां बनेगा बाबू? बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी ना, कहां पर बनेगा? फोकस और पोल के बीच, फोकस से ज्यादा दूरी पर नहीं बनता है। ठीक, चलिए कहां हिस्सा बनेगा बाबू? स्मॉलर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो यहां पर कुछ बात बता देते हैं कि अगर रियल इमेज बन रहा है तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। नहीं बाबू, जैसी रियल इमेज देखना कॉनकेव मिरर। अगर आपको दिया हुआ है वर्चुअल इमेज, क्या दिया हुआ है? तीनों हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। तो वर्चुअल में हमें देखना पड़ेगा कि वर्चुअल में पूछा है बड़ा मैग्नीफाइड, तो कौन हो जाएगा? कॉनकेव। कौन हो जाएगा? कॉनकेव। और अगर पूछा क्या बाबू? सेम साइज, तो कौन हो जाएगा? प्लेन मिरर। और अगर स्मॉलर बन रहा है, वर्चुअल और स्मॉलर, तो क्या बाबू? कॉन्वेक्स। तो आप मिरर पहचान लोगे ना कि नहीं पहचान पाओगे? तो जैसी इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वो किस मिरर की बात कर रहा है। अगर रियल इमेज बोल रहा है इसका मतलब पक्का है कॉनकेव मिरर होगा। अगर वर्चुअल की बात कर रहा है तो तीनों हो सकता है। हमको एक और प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। अगर बोला है बड़ा तब कॉनकेव, छोटा कॉन्वेक्स, और बराबर साइज का प्लेन मिरर। अब कुछ यूजेज है जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बाबू अगर इस पर देखो तो ये बड़ा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव बड़ा और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अगर तुमको दांत देखना है तो तुम क्या चाहते हो कि वर्चुअल इमेज बड़ा बने, यानी कि मिरर में जो हमारा इमेज बने बड़ा बने, ताकि बढ़िया से दिखे। ठीक, तो डेंटिस्ट का मिरर जो होगा वो कैसा होगा? क्योंकि बड़ा चाहिए वर्चुअल। ठीक, सेविंग के लिए कॉनकेव। तो कौन सा मिरर इसके तौर पर इसका यूज हो सकता है बाबू? डेंटिस्ट या फिर सेविंग मिरर। बाबू ये कन्वर्जिंग होता है। ये क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, और कन्वर्ज कर सकता है तो हमारा लाइट एकदम एक स्ट्रेट बीम में जा सकता है। नहीं बाबू, इस कारण से टॉर्च हो, हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, इसमें यूज कर सकते हैं। टॉर्च, हेडलाइट या क्या बाबू? सर्च लाइट में यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग टेलीस्कोप बनाने में भी करते हैं। किसमें बाबू? टेलीस्कोप। और कुछ और होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम किस पर चले आते हैं? हे बाबू, कॉन्वेक्स। कि कॉन्वेक्स का यूज कहां कहां होगा? तो आपको पता है बाबू
जो कॉन्वेक्स है उसका फील्ड व्यू बड़ा होता है, छोटा छोटा दिखेगा ना तो ज्यादा चीजें दिख सकता है उसमें। इसलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पीछे वाला मैक्सिमम चीज देखना चाहते हैं, मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइड मिरर। क्या बाबू? जानते हो ड्राइवर मिरर भी होता है एक। ड्राइवर बस वगैरह देखो ना, बस के ड्राइवर के ऊपर में एगो मिरर लगा रहता है जिससे वो पूरा बस के बारे में देख लेता है, पीछे सारा पैसेंजर वगैरह। ठीक, तो वो भी कैसा रहता है? कॉन्वेक्स का है, बढ़िया से देखना। ठीक, तो ये हो गया कौन बाबू? ड्राइवर मिरर। जानते हो आज ना आ गया है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के पहले दुकानदार मॉल वगैरह क्या करता था? कॉन्वेक्स मिरर लगाया रहता था एक जगह, जहां से उसको पूरा मॉल के हर एक एरिया का क्या हो जाता था, पता चल जाता था, जिसमें वो देख लेता था कि कहाँ कहाँ कौन क्या कर रहा है। ठीक, तो ये चीज, तो यानी कहने का मतलब है कि ये एक मिरर के तौर पर, यानी कि कह सकते हो कैमरा तो उसको नहीं बोलेंगे, फील्ड व्यू मिरर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फील्ड व्यू मिरर। ज्यादा एरिया को कवर करना है तो उसके तौर पर यूज होता था फील्ड व्यू मिरर। ठीक, अब आगे बताएंगे। तो ये चूंकि लाइट को डाइवर्ज करता है, तो हम जहां पर भी लाइट को डाइवर्ज करना चाहते हैं वहां इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसमें बाबू? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में। और कोई पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, छोड़ो, बाकी चीजें देख लेंगे। बाबू प्लेन मिरर के बारे में बताया ना, बता चुके थे कि क्या राज है जो आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। पर फॉर्मूला को बताने से पहले इसमें जो सिंबल्स यूज होगा ना उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर U लिखा हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V लिखा हुआ है इमेज डिस्टेंस है, F लिखा हुआ है फोकल लेंथ है, अगर R लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर M लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन है, अगर HI लिखा हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, अगर HO लिखा हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये सब क्या है बाबू? याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चा क्या होता है ना कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये है का, एरम रखना का चीज है। तो हम पहले बता दिए कि बाबू देखो, अगर U रखा रहे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखना है, V लिखा रहे तो इमेज डिस्टेंस को रखना है ना। चलिए तो फॉर्मूला पर आ जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी अगर आपको रेडियस दिया रहे और फोकल लेंथ निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये यूज करोगे। पर अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहे, इमेज डिस्टेंस दिया रहे और तब फोकल लेंथ निकालने बोले तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तब आपको जरूरत पड़ेगा मिरर फॉर्मूला का। किसका बाबू? मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है बाबू? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और आपको एक बात बता देते हैं, थोड़ा सा फर्क है, अगर यहाँ प्लस के जगह पर माइनस लगा दिए तो लेंस फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और अगला चीज होता है वो होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है जो हम आपको समझाते हैं। तो बाबू आप क्या देखे कि जो इमेज बन रहा था वो कभी बड़ा बन रहा था, कभी छोटा बन रहा था। और हम लोग का यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर बड़ा बना है तो कितना गुना बड़ा बना है, और छोटा बना है तो कितना गुना छोटा बना है। यानी हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो लेते हैं, क्योंकि तुलना करना है दोनों का, तो रेशियो लेते हैं, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी बाबू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। पर हमको इसको V और U के टर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हो जाता है -v/u। पर एक फॉर्मूला हम अलग से अपने बता देते हैं, याद रख लेना, बहुत ज्यादा काम देगा। F/F प्लस प्लस होगा माइनस होता है रे मूर्ख, F/F माइनस
U। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 3 गो। अगर आप ये 3 फॉर्मूला याद रखें और इसमें से क्या कौन सा क्वांटिटी को बता रहा है, कौन सा सिंबल, और अगर उसकी वैल्यू पुट करना जानते हो तो बाबू जोड़ घटाओ तो आता ही होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। ठीक, चलो ध्यान रखो। तो ये 3 फॉर्मूला क्या बाबू इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इसको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन सिर्फ इतना जानने से न्यूमेरिकल नहीं बन जाएगा, आपको एक और चीज पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन का यूज करना। अब देखो बच्चा, साइन का जनरल कन्वेंशन जो फिजिक्स में है, मैथ्स में है, सब जगह वही होता है। तुमको पता है कि ये अगर मिरर का पोजीशन है, क्या है बाबू, मिरर का पोजीशन, तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ये क्या हो गया, ये जो पोल हो जाएगा वो ओरिजिन कहलाएगा। पोल जो है वो क्या कहलाएगा, और आपको पता है इससे अगर आप राइट मेजर करोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट मेजर करोगे तो निगेटिव, ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करोगे तो निगेटिव। आप इसके अनुसार से देख सकते हो कि कौन सा क्वांटिटी पोल के लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट में है तो निगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। पर इसके लिए सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए दिमाग चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोग के पास नहीं है, तो हम उसको भी लिखा देते हैं कि बाबू कैसे तुमको यूज करना है। तो जैसे तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख जाए, ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑलवेज कहा कि बाबू हमेशा इस तरफ रखते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, अगर तुमको इमेज डिस्टेंस की बात करे कोई, तो तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर इमेज रियल है तो ऑफ कोर्स मिरर ऐसे रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा तभी ना रियल होगा, तो बाबू कैसा होगा, निगेटिव। और अगर वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, उसी तरह से अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो बाबू अगर कॉनकेव है तो आपको पता है फोकस इधर होगा, तो क्या बाबू, निगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या बाबू, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। चलिए, मैग्निफिकेशन की बात करेगा तो अगर रियल है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव क्योंकि इन्वर्टेड बनेगा, और अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ठीक, अब रह गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बाबू, जल्दी बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर रखते हैं खड़ा। हाइट ऑफ इमेज देखना होगा, अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, इस कारण निगेटिव, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, और इसलिए क्या बाबू, पॉजिटिव। रेडियस और फोकल लेंथ के साथ सेम रिलेशन होता है। आप इतना याद रख लो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, और अगर नहीं याद रखोगे तो सोचना पड़ेगा। तो आपके पास दो चीज है, दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको समझ लो और उसके अकॉर्डिंग वहां पर सोच के लिख लो, या फिर आप इसको रट लो और उसके अकॉर्डिंग बना लो। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय।